नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। तो आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें आप देखें सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है, लैंडमार्क केस, रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो ये समझने के लिए आप देखें, मान लेते हैं ये हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे लोग रहते हैं और इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे पास और भी बहुत सारे लॉज हैं, कानून्स हैं, जिससे दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। बट व्हाट अबाउट टू कंट्रीज? जब दो देश के बीच में चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है और कैसे चीज़ें गवर्न होती हैं? तो यहाँ पे रूल आता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इंटरनेशनल लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, या फिर कभी कभी इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहने वाला है, कैसे चीज़ें रेगुलेट होगी, वो सब इंटरनेशनल लॉ हमें बताता है। इंटरनेशनल लॉ ज़रूरी है, बिल्कुल सिंपल। इंटरनेशनल लॉ का एक पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है दोस्तों? हर लॉ का सेम पर्पज़ होता है कि सबसे पहले वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन रखे, देशों के बीच में शांति रहे, इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे, और यही पर्पज़ है इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हर देश अपने आप में इंडिपेंडेंट रहे, सिक्योर रहे, ये एक पर्पज़ है इंटरनेशनल लॉ का। कोऑपरेशन बढ़े, देश एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हो, ह्यूमन के राइट का प्रोटेक्शन हो, ना सिर्फ किसी एक देश का बल्कि हर देश के ह्यूमन के राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ किन किन लोगों पे लागू होगा या किन किन चीज़ों पे इंटरनेशनल लॉ लागू होगा। हर वो चीज़ जिस पे इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, हर वो चीज़ जिस पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में। दोस्तों, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास स्टेट, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास इंडिविजुअल। स्टेट का मतलब इंडिया भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, नेपाल, चाइना, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा था हमारे पास इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तीसरा हमारे पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और क्या है? नॉन स्टेट एंटिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? नॉन स्टेट एंटिटीज़ का एग्जाम्पल है एनजीओज। दे ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इस पे अलग अलग थ्योरीज आई। पहले एक थ्योरी बोल रहा था कि बस और बस स्टेट है, जो कि हमारा रियलिस्ट थ्योरी बोलता है। देन दूसरी थ्योरी बोली कि नहीं, बस और बस इंडिविजुअल होगा। देन लास्ट में एक फंक्शनल थ्योरी आई, जिन्होंने बोला कि नहीं, हर वो व्यक्ति, हर वो चीज़ जिस पर इंटरनेशनल लॉ लागू होगा, सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहलाएगी। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को डिटेल से समझते हैं। तो देखें दोस्तों, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है। सबसे पहले हमारा स्टेट है, जैसे इंडिया और यूएसए। इंडिविजुअल पर्सनस हैं, जैसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी, क्योंकि इनके पास भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में राइट्स होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। एंटिटीज़ लाइक NGOs, दे आर ऑल्सो द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें ये 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, और हर सब्जेक्ट के पर ये 3 चीज़ें होती हैं। ये पहले 3 चीज़ें क्या है दोस्तों? देखें, सबसे पहले है राइट्स। दे हैव राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, इनके पास कुछ राइट्स होती हैं। दे हैव ड्यूटीज़, दे हैव सम ड्यूटीज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, बेस्ड ऑन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और दे हैव कैपेसिटी टू इन्फोर्स दोज राइट्स एंड ड्यूटीज़। इनके पास जो राइट्स होते हैं, इनके पास जो ड्यूटीज़ होता है, ये इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं। और अगर जिन भी सब्जेक्ट के पास ये तीनों हैं, जिन भी चीज़ों के पास ये तीनों कंडीशन हैं, वो तीनों सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहलाएगी दोस्तों। वो तीनों क्या कहलाएंगी? सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल लॉ अप्लीकेबल है बस और बस सब्जेक्ट्स पे, और जब मैं सब्जेक्ट्स बोलता हूं तो इसका मतलब स्टेट भी होगा, और जब मैं सब्जेक्ट्स बोलता हूं इसका मतलब इंडिविजुअल भी होगा, जब मैं सब्जेक्ट्स बोलता हूं इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, और यहाँ पे एंटिटीज़ भी होंगी, दे आर द नॉन स्टेट एंटिटीज़। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले के समय में बस और बस स्टेट्स थे सब्जेक्ट, बिकॉज स्टेट ही ट्रीटीज़ यानी कि समझौते में पार्टिसिपेट करते थे, स्टेट ही कन्वेंशन करते थे, और स्टेट ही वॉर लड़ते थे। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू, क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा देखा गया कि ये जो थ्योरी था ये सही नहीं रहा, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज़ आई, उन्होंने सब्जेक्ट्स के अलग अलग डेफिनेशन दिए। तो चलिए दोस्तों इन थ्योरीज़ को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, थ्योरीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला थ्योरी था रियलिस्ट थ्योरी बोलता है कि स्टेट ही सब्जेक्ट हो सकता है, क्यों, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ बेसिकली रेगुलेट करता है रिलेशन अमॉन्ग स्टेट्स, ऐसा इन्होंने कहा। और इनको सपोर्ट करने वाले थे ट्रेडिशनल ज्यूरिस्ट और ओपेनहाइम और ट्रेडिशनल ज्यूरिस्ट इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये जो हमारा मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है वो इंडिविजुअल्स के बीच में भी रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी रेगुलेट करता है, और एनजीओज़ के बीच में भी रेगुलेट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी थ्योरी आई, फिक्शनल थ्योरी। इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स ही रियल सब्जेक्ट हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि स्टेट आर मियरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट क्या है, अगर आप किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं, एक स्टेट जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। वो क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसका मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है वो एट द एंड इंडिविजुअल पे आकर ही अप्लाई होता है। तो फिक्शनल थ्योरी ये बोलता है कि सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कैन बी इंडिविजुअल्स ओनली, एंड इंडिविजुअल्स हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़। और जो भी स्टेट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं वो अल्टीमेटली लोगों के लिए ही होते हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए ही होते हैं। और इसको सपोर्ट करने वाले लोग में से एक नाम था हैंस केल्सन। तो पहले आपने देखा ओपेनहाइमर ने सपोर्ट किया रियलिस्ट थ्योरी को, अभी आपने देखा कि फिक्शनल थ्योरी को हैंस केल्सन ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है, स्टेट अभी भी प्रिंसिपल एक्टर है इंटरनेशनल लॉ का। क्यों, बिकॉज आज भी ट्रीटीज़ या फिर कन्वेंशन स्टेट ही करती है। अभी यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेड मोस्ट एडवांस्ड मॉडर्न थ्योरी था फंक्शनल थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि सब्जेक्ट्स डिपेंड करता है हर वो चीज़ जो इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट में आ जाए, या फिर हर वो व्यक्ति, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ लग जाए, वो सारी क्या होंगे, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होंगे। तो फिक्शनल थ्योरी बोलता है सब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शन दे परफॉर्म, सब्जेक्ट्स डिपेंड अपॉन फंक्शन दे परफॉर्म। उनके हिसाब से इट इंक्लूड्स स्टेट्स, इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज़, जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन को देखा था। ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, बिकॉज ये हर एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो दोस्तों अब क्या स्टेट एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करता है वो देखेंगे। State is the most important subject of international law. There are 4 subjects of international law which we have already studied, but state is the most important subjects of international law because state treaties बनाती है, states international law को create करती हैं, they are the members of international organizations और they appear before international court. International court के पहले appear भी यही होती है। मोंटेविडियो कन्वेंशन क्या बोला, मोंटेविडियो कन्वेंशन बोलता है दोस्तों states must have, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए एक स्टेट के पास। पहला, परमानेंट पॉपुलेशन, PDGC, इसका मतलब P से परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए। एक स्टेट का, एक इंडिया हमारा स्टेट है मान के चलते हैं, तो इनके पास अपना परमानेंट पॉपुलेशन है, इनकी डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, इनका गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड दे मस्ट हैव कैपेसिटी टू एंटर रिलेशन विथ अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट के साथ ये समझौता रिश्ता मेंटेन कर पाएँ। स्टेट्स को ये 4 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे एज पर मोंटेविडियो कन्वेंशन। दोस्तों अब आगे फंडामेंटल राइट्स भी हैं स्टेट के पास, 4 फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा 4 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, वैसे ही 4 फंडामेंटल राइट्स हैं स्टेट्स के। पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हर देश को अधिकार है कि वो अपने आप को गवर्न करेगी, कोई दूसरा देश आके इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ इंटरफेरेंस। राइट ऑफ सोवेरेनिटी ये बोलता है कि हर देश अपनी टेरिटरी में एक सुप्रीम अथॉरिटी रखता है,
सुप्रीम अथॉरिटी है, वही डिसीजन लेगा एंड दैट डिसीजन विल बी बाइंडिंग, दैट डिसीजन विल बी बाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी, इंटरनेशनल लॉ के सामने चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएसए हो, बोथ आर इक्वल। इंटरनेशनल लॉ की नज़र में सारे देश इक्वल होंगे। और चौथा है राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, अगर कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर वार डिक्लेयर कर देता है तो सेल्फ डिफेंस में आप हथियार उठा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ड्यूटीज़ भी हैं दोस्तों स्टेट्स के एज पर द स्टैच्यूट, यहाँ पे एक स्टैच्यूट आता है पिक्चर में, और ये स्टैच्यूट है डिक्लेरेशन ऑफ ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स 1949। इसमें आर्टिकल 3, 4, उसके बाद 5 गायब है, 6, 7, 8, 9, देन 13 एंड 14। दोस्तों आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो देखें आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आप नो इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, नो सपोर्ट ऑफ सिविल वॉर ऑफ अदर स्टेट्स। आर्टिकल 6 बोलता है रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 7 बोलता है मेंटेन इंटरनल पीस, इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 8 बोलता है सेटल डिस्प्यूट पीसफुली, आप वार पे मत जाइए। आर्टिकल 9 बोलता है नो थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। आर्टिकल 13 बोलता है परफॉर्म ऑब्लिगेशन इन गुड फेथ इन ट्रीटीज। आर्टिकल 14 बोलता है कंडक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन कंडक्ट होना चाहिए। ये तो हमने देखा स्टेट एज अ सब्जेक्ट, हमने स्टेट के राइट्स को देखा, स्टेट के ड्यूटीज़ को देखा। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब्जेक्ट, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल सिंपल, हमने देखा हो सकता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे आर क्रिएटेड बाय स्टेट, दे आर क्रिएटेड बाय स्टेट। कैसे? ट्रीटीज से, समझौते से। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को, और भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी कुछ पावर्स होते हैं। क्या पावर्स होते हैं दोस्तों? देखें, ये लीगल पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज किए गए हैं, दे कैन एंटर इनसाइड एग्रीमेंट्स, दे इंजॉय प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ अ सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट को प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी वो मिला हुआ है। एंड दे कैन परफॉर्म इंटरनेशनल फंक्शन, इंटरनेशनल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। लीगल पर्सनालिटी क्या होता है? लीगल पर्सनालिटी का मतलब एवरीथिंग विच हैव एन एबिलिटी टू हैव राइट्स, ड्यूटीज एंड कैपेसिटी टू इन्फोर्स दोज राइट्स। आर्टिकल 104 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूएन चार्टर एक स्टैच्यूट है दोस्तों, उसका आर्टिकल 104 रिकॉग्नाइज करता है लीगल कैपेसिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट। इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट है बिकॉज दे हैव राइट्स। क्या राइट्स है उनके? ह्यूमन राइट्स, right under humanitarian law, right against torture, these are the rights of individual। and इनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ है जेनोसाइड आपको कमिट नहीं करना है, वॉर क्राइम कमिट नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम। ये ह्यूमन राइट सिस्टम आप याद रखें, ये ह्यूमन राइट सिस्टम आप याद रखें। रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम क्या था दोस्तों? पहले हमारे पास यूनाइटेड नेशन, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन हमने देखा कि रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम होने ज़रूरी हैं। रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम होने से क्या होता है? एडिशनल प्रोटेक्शन होता है ह्यूमन के राइट्स को। यूएन सिस्टम के अलावा इसको क्रिएट किया गया। यहाँ पे 3 हैं दोस्तों। सबसे पहला है आपका यूरोप का, दूसरा है आपका अमेरिका का, और तीसरा है दोस्तों आपके पास अफ्रीका का। दोस्तों देखें, इसका बेनिफिट क्या है? ईजियर एक्सेस, फास्टर रेमेडीज, रीजनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला है यूरोपियन ह्यूमन राइट सिस्टम, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन राइट सिस्टम। तो आपने दोस्तों ह्यूमन राइट सिस्टम तो याद ही कर लिया होगा, बगल में लगा लें यूरोपियन, बगल में क्या लगा लें? यूरोपियन। और इसका हेड ऑफिस क्या है? स्ट्रेटसबर्ग, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा स्टैच्यूट जिसपे चलता है वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ECHR। ये प्रोटेक्ट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को। नेक्स्ट आप देखें इंटर अमेरिकन ह्यूमन राइट सिस्टम। ह्यूमन राइट सिस्टम आपने याद कर ही लिया था, इंटर अमेरिकन लगा लें। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। अमेरिकन स्टेट का ये ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ऊपर नीचे, अमेरिका में एक ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका। तो इन दोनों में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस क्या है? सैन जोसे, कोस्टा रिका। इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैन और अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। थर्ड है हमारे पास अफ्रीकन रीजनल ह्यूमन
राइट्स सिस्टम। ये आपने ह्यूमन राइट्स सिस्टम ऑलरेडी याद कर लिया था, अभी यहाँ डाल दें अफ्रीकन रीजनल। तो पहले आपने क्या देखा, यूरोपियन, इंटर अमेरिकन और थर्ड था अफ्रीकन रीजनल। ये वर्क्स अंडर अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं सब मिलके यहाँ पे आए हुए हैं। ये भी प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स, तो हर कोई ह्यूमन के राइट्स को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ पे, अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल 1986। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच इट इज गवर्निंग। लैंडमार्क केस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को समझते हैं। देखें, इस केस का नाम है रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशन 1949। रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें क्या हुआ था देखें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का एक मीडिएटर था जिनका नाम था काउंट फॉल्के बर्नाडोटे। इन्हें भेजा गया फ़लस्तीन में एज अ मीडिएटर फॉर द ऑफिशियल वर्क, बट इनका असैसिनेशन हो गया और ये मारे गए एंड वॉज किल्ड इन पैलेस्टीन। ये मारे गए, लेकिन सवाल उठता है क्या यूनाइटेड नेशन इस असैसिनेशन का, इस मर्डर को क्लेम कर सकता है, इसके रिगार्डिंग कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? कहाँ पे? इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्लेम कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे इशू था कोर्ट के सामने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के सामने इशू था कि क्या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्लेम अगेंस्ट अ स्टेट क्लेम कर सकता है। जजमेंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा हाँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्लेम कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी है दोस्तों। जैसा हमने पहले भी देखा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी है। इट हैज़ बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनके पास राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। और दिस इज़ द फाउंडेशनल जजमेंट बिकॉज इस जजमेंट ने लीगल पर्सनालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके लीगल पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करवाया। क्या करवाया? रिकॉग्नाइज करवाया। तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों इस लेक्चर में सबसे पहले हमने समझा इंटरनेशनल लॉ के बारे में, देन हमने समझा सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, थ्योरीज़ के बारे में समझा, थ्योरीज़ क्या हैं, स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन हमने इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट को देखा। आफ्टर दैट हमने लास्ट में देखा रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम, जिसमें एक यूरोप का है, एक अमेरिका का है और एक अफ्रीका का है दोस्तों। एक केस देखा हमने जिसका नाम था रिपेरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें एक व्यक्ति काउंट फॉल्के बर्नाडे मारा गया पैलेस्तीन में। और इसका जो जजमेंट है वो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था, जिन्होंने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लीगल पर्सनालिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों।